ओके, दिस इज पार्ट 3। हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करने की बारी। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स के लिए इनमें से कौन सी चीज एकदम इनकरेक्ट है? ए, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इज द सेम फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी। मतलब आपका ये डेटा स्ट्रक्चर प्रिजर्व रखता है, ये याद रखता है कि आपने अगर वैल्यू को a इज इक्वल टू 2 इंटीजर फॉर्मेट में रखा है तो ये फाइल में भी इंटीजर फॉर्मेट में रखेगा। अगर आपने a को स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखा है तो ये फाइल में स्ट्रिंग सॉरी बाइनरी फाइल में स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखेगा। तो यस, इट इज द स्पेशलिटी ऑफ बाइनरी फाइल्स, ये डेटा स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखता है, इसीलिए इसे पिकलिंग नाम भी दिया गया। तो ये तो सही है, गलत नहीं है। नो कैरेक्टर ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। ओके, कैरेक्टर ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं होता, जैसा कि बताया है, जैसा होता है उसी तरीके को बाइट फॉर्मेट में ये फाइल में डाल देता है। कोई ट्रांसलेशन नहीं करता, कोई इनकोडिंग स्कीम नहीं है इसमें। जैसे टेक्स्ट फाइल के अंदर वो एस्काई, जो टेक्स्ट फाइल होती है उसके अंदर लेट्स से एस्काई कोड में वो चेंज कर देता है सब कैरेक्टर्स को, और उस टेक्स्ट फाइल के अंदर हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही जो होता है, जब आप उसे रिट्रीव करते हो, वापस लेते हो, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आपको मिलता है। बट बाइनरी फाइल में कैरेक्टर ट्रांसलेशन नहीं होता। तो नो, हाँ, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, नो कैरेक्टर ट्रांसलेशन सही बात है। एवरी लाइन एंड्स विद न्यू लाइन कैरेक्टर, दिस इज रॉन्ग। टेक्स्ट फाइल में ऐसा होता है, टेक्स्ट फाइल में जैसे ही आप एंटर दबाते हो वहां पे लास्ट में अपने आप अपने मन से वो एक स्लैश एन ऐड कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन जो होती है टेक्स्ट फाइल में स्लैश एन से रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो स्लैश एन का कॉन्सेप्ट टेक्स्ट फाइल में एग्जिस्ट करता है और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ बट इन्होंने बोला है बाइनरी फाइल्स के लिए एवरी लाइन एंड्स विद न्यू लाइन कैरेक्टर। नो, दिस इज फॉल्स, ये गलत है। वैसे हमारा आंसर यही होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था, बट फिर भी लास्ट देखते हैं। पिकल मॉड्यूल इज यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। आपको पता है कि पिकल मॉड्यूल जो होता है बाइनरी फाइल्स को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। तो ठीक है, तो ये एकदम सही है फॉर बाइनरी फाइल्स। हमें बताना था इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट, आंसर सी होगा। 12th, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेल मेथड? टेल मेथड क्या करता है? ठीक है, तो अगर आप कोई भी फाइल ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट, दिस इज एफ ओ। एफ ओ इज अ फाइल ऑब्जेक्ट। हम अभी तक देख चुके हैं फाइल ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, ओपन का यूज करके। डॉट टेल में करूंगा तो मुझे एक ये नंबर देगा। ठीक है, ये मुझे बताता है फाइल पॉइंटर के बारे में कि मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, फाइल पॉइंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, इससे मुझे पता चलेगा कि कौन से कैरेक्टर पे मेरा फाइल पॉइंटर है। इट टेल्स द करेंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल। तो ये इसका सही आंसर है। पाथ ऑफ द फाइल नो, एंड पोजीशन ऑफ अ फाइल नो, चेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ फाइल नो। फाइल पॉइंटर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा ये। बी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो देखो पिकलिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी ऊपर हमने डिस्कस भी किया था कि जब भी हम बाइनरी फाइल में कुछ भी स्टोर करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है। आपका इंट है तो इंट ही रहेगा, और जब आप उसे वापस बाइनरी फाइल से रिट्रीव करोगे तो आपको कोई टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है। इंटीजर्स में आपने फाइल में लोड किया था तो जब आपको मिलेगा तो इंटीजर ही रहेगा। अगर आपने एक लिस्ट डाली थी तो आपको लिस्ट ही मिलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको पिकलिंग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अगर आप अचार डालते हो, काफ़ी टाइम बाद आप उसे जानबूझ के इस तरीके के सॉल्यूशन में डालते हो कि जब भी आप उसे वापस बाहर निकालो तो वो सड़ेगा गलेगा नहीं, उसी तरीके से आपका डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो पिकलिंग के लिए क्या चीज़ सही है? वैसे मैं तो इसमें बोलूँगा कि आपको याद रखना है पिकलिंग इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। ये वर्ड आप याद रख लो। अगर आप एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ दे रखा है उसमें उसे पढ़ोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। और व्हाट इज ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन? कि ये आपके ऑब्जेक्ट को सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करती है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करती है। आप बोलोगे फर्स्ट ऑप्शन भी तो यही था, बट फर्स्ट ऑप्शन में उल्टा लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स टू ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये वाला रॉन्ग था। तो कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट होता है इन पाइथन, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। कोई भी डेटा टाइप, चाहे इंटीजर हो, लिस्ट हो, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट कर देती है और फिर उस सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को ही वो वापस लेती है।
तो जब ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करती है तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये आप फिलहाल आप ऐसे ही समझ सकते हो, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो स्ट्रिंग है, लिस्ट है या क्या है, इसीलिए हमें आसानी होती है जब भी हम लेते हैं तो हमें उसकी डेटा स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है, उसका स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है। 14th क्वेश्चन, सिंटैक्स सीक फंक्शन जो होता है, सीक फंक्शन हमारा सीक फंक्शन फाइल पॉइंटर को मूव कराने के काम में आता है। तो आपने कहीं एग्जांपल देखे होंगे, जैसे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक एंड टू, तो वो स्टार्ट से 2 कैरेक्टर आगे चले जाएगा, यहाँ पे पॉइंटर चले जाएगा। बट अगर आप ये फंक्शन देखो तो यहाँ पे तो 2 वैल्यू डालनी होती है, तो जब आप एक वैल्यू डालते हो तो दूसरी वैल्यू डिफ़ॉल्ट हो जाती है। डिफ़ॉल्ट क्या होती है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो समझता है कि फाइल की स्टार्टिंग से ही आप कमांड दे रहे होगे कि फाइल की स्टार्टिंग से कितना मूव करना है। बट असलियत में रेफरेंस पॉइंट के अंदर आप 3 वैल्यूज डाल सकते हो, 0, 1 एंड 2, और ये तीनों अलग अलग बातें बताती हैं। ठीक है, 0 विच इज डिफॉल्ट वैल्यू, या तो आप 0 डालो या फिर आप ना डालो। तो 0 का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, 1 का मतलब होता है करंट पोजीशन, मान लो कि फाइल पॉइंटर कहीं आगे पड़ा है तो वो करंट पोजीशन से ही मूव करेगा। एंड 2 का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफॉल्ट? तो डिफॉल्ट हमें पता है कि बिगिनिंग में ही होता है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट बिगिनिंग ही होता है, तो आंसर होगा 0। 3 तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं होती। तो रेफरेंस पॉइंट की 3 वैल्यू होती है, 0, 1, 2। 0 मतलब बिगिनिंग, 1 मतलब करंट पॉइंटर, फाइल पॉइंटर जहाँ पे उसकी करंट लोकेशन है, एंड 2 का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। अब आप ये भी सोच सकते हो एंड ऑफ फाइल से फिर हम ऑफसेट क्या देंगे? एंड तो फाइल है, उससे आगे तो कुछ रीड नहीं कर पाएगा, तो ये तो फालतू नहीं है। तो आप ऑफसेट की वैल्यू नेगेटिव में भी दे सकते हो। अगर आप fo डॉट सीक -5 और यहाँ पे 2 करोगे तो ये अगर मान लो कि फाइल एंड यहाँ पे हो रही है तो ये 5 पोजीशन जाएगी, 1 2 3 4 5, पॉइंटर यहाँ सेट कर देगा और फिर ये इतना वहाँ से उस पॉइंटर जहाँ पे सेट किया है वहाँ से लेके आगे आगे तक रीड कर सकता है। मतलब आपने तो पॉइंटर यहाँ सेट कर दिया, तो ये सेट करने के लिए ये वाली कमांड यूज होगी, fo डॉट सीक -5, 2। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 0 है, 0 बिगिनिंग ऑफ द फाइल है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक डाल सकते हो, जिससे कि मैं उस पर वीडियो बना दूं। 15th लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ फंक्शन हेडर? अब हमारा जो भी फंक्शन होता है वो दिखने में ऐसा होता है, DEF, यहाँ पे आप फंक्शन का नेम लिखते हो, ब्रैकेट, कभी कभार ये खाली होता है, कभी कभार यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी पैरामीटर्स होते हैं, और कभी कभार ब्रैकेट के अंदर स्टार भी होता है, स्टार P भी होता है। फिर यहाँ पे आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। लास्ट में अगेन रिटर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट यहाँ पे बोला है फंक्शन के हेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। दिस इज अवर फंक्शन हेड। तो फंक्शन नेम होता है, यस होता है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती, वो तो एंड में होती है। पैरामीटर लिस्ट, यस पैरामीटर लिस्ट हो सकती है, दिस इज पैरामीटर लिस्ट, या फिर ये। तो वैसे ये वाला होता है जब भी आपको लिस्ट सेंड करनी हो फाइल के अंदर, देन हमें ये पुट करना पड़ता है, और वरना हम इसे भी पुट कर सकते हैं। ए कॉमा बी मतलब 2 वेरिएबल की वैल्यूज फंक्शन में आएंगी, तो ये 2 पैरामीटर हो गए। तो पैरामीटर की लिस्ट भी होती है हेडर में, एंड फंक्शन का नेम भी होता है। आंसर बोथ ए एंड सी होगा। ठीक है।